अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे द लेक्चर टॉपिक इज़ प्रोफेशनल एथिक्स इन रिसर्च। आज हम प्रोफेशनल एथिक्स को स्टडी करेंगे जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। ये एथिक्स हम लोग तब फॉलो करते हैं जब हमने कोई भी अपना रिसर्च वर्क जो है वो पब्लिश करना हो, आर्टिकल लिखना हो उसके ऊपर, या इसके अलावा अगर हम लोग मास्टर लेवल पे कर रहे हैं या डॉक्टरेट लेवल पे कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उस लेवल पे जब हमने चीज़ों को पब्लिश करना होता है, अपने रिसर्च वर्क को एक पब्लिश करना होता है, तो हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं। हम कुछ एथिक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, यानी कि बैचलर लेवल पे हम सिर्फ रिसर्च वर्क करते हैं। मोस्टली लोग उसको पब्लिश कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, यानी कि बैचलर वर्क को लेकर ही वो मास्टर में उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो मोस्टली ज़रूरत जो है वो मास्टर्स या डॉक्टरेट लेवल पे हमें होती है कि हमने कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स जो है उनको फॉलो करना है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं रिसर्च के, इनको फॉलो करते हुए हमने रिसर्च को कंप्लीट करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। Now let's have a look on the meaning of ethics. Firstly, ethical means in accordance with the principle of conduct. वो असूल जो conduct किए जाती हैं that are considered correct, उनको correct consider किया जाए, especially those of a given profession or group, जबकि वो किसी खास प्रोफेशन या ग्रुप से बिलोंग कर रहे हों, ठीक है, या किसी प्रोफेशन लोगों ने उनको बनाया हो। तो वो जो रूल्स हम लोग असूल जो होते हैं या जो रूल्स होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं, उनको हमेशा करेक्ट माने कि मतलब ये वाले रूल्स अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होंगे, इस पर कोई भी हम शक शुबा नहीं कर सकते कि हमने ये नहीं करना, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जो दो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इस डेफिनेशन में, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो असूल कंडक्ट किए जाते हैं, एंड कंसिडर करेक्ट, उनको जो है वो करेक्ट कंसिडर किया जाए। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनके कीवर्ड्स के बारे में आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये जो रूल होते हैं, जो असूल होते हैं, आप अपनी फैमिली में देख लें। आपकी फैमिली में है कि आपके बड़ों ने जो बात कर दी वो बिल्कुल ठीक है। मोस्टली फैमिलीज में, मतलब अब पाकिस्तानी फैमिलीज में देखें तो 90% फैमिलीज इस तरह के हमारे पास के जो बड़ों के हुक्म हैं, जो बड़ों की बात है, वो जो भी बात कर रहे हैं बेशक वो गलत कर रहे हैं, आपको उसकी अवेयरनेस है कि बात गलत है या हर पॉइंट से गलत है, लेकिन फिर भी उस बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि हमारे बड़ों ने कह दिया, हमारे बड़ों की ये असूल हैं कि ये काम इस तरीके से होगा तो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शादी ब्याह की बात है कि शादी जो है हम करना चाह रहे हैं कि उसको सिंपल वे में करना चाह रहे हैं, जैसे एक निकाह सेरेमनी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं उनका ही हुक्म है कि नहीं जी, हमारी खानदानी रवायात ये नहीं है, हमारी खानदानी रवायात ये हैं, हमने इनको ही फॉलो करना है। तो वो अब बात गलत कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, हम उनके जो रूल्स उन्होंने कंडक्ट किए हुए हैं, जो उनके असूल बने हुए हैं, हमने उनको कंसिडर करना है कि ये करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इस बात में, इस एथिक्स की जो डेफिनेशन है, इसके अंदर ये जो दो वर्ड्स यूज कीवर्ड्स यूज किए गए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट एंड कंसीडर करेक्ट, इससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर दीज प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है ये क्या है, ठीक है, ये कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हाउ डिटरमाइंस दैम, मतलब कौन है जो इनको मेजर करेगा कि ये जो हम कर रहे हैं या जो हम इस पर ये प्रिंसिपल लागू कर रहे हैं किसी भी रिसर्च वर्क पे या किसी भी काम पे, वो कौन मेजर करेगा, इसको कौन डिटरमाइन करेगा। इन हु जजमेंट मस्ट दे बी कंसिडर करेक्ट, मतलब किसकी जजमेंट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये जो रूल्स जो असूल लगाए गए हैं, जो कंडक्ट किए गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो राइज हुए हैं एथिकल की एक डेफिनेशन से। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? रिसर्च एथिक्स और द सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस। रिसर्च एथिक्स जो है हमारे पास जो है सेट होता है, मजमुआ होता है एक एथिकल गाइडलाइंस का, डेट गाइड अस, जो हमें गाइड करता है कि हाउ टू कंडक्ट की साइंटिफिक रिसर्च, कि हमने किस तरीके से एक साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है। इसके अंदर एक प्रॉपर रूल्स होते हैं रिसर्च के, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च एथिक्स कहते हैं, जिनके अंदर एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं।
अब जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्चर्स को बताए जाते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड एथिक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना ही करना है, और ये किसी भी रिसर्च वर्क को रिस्पॉन्सिबली कंप्लीट करने के लिए ये गाइडलाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे पास रिसर्च एथिक्स में, माने कि रिसर्च एथिक्स क्यों बनाए गए हैं, इसकी क्या वजह है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि रिसर्च एथिक्स जो बनाएगी और इनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली वजह ये है कि सब फर्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है टू गाइड प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट, ताकि हम लोग गाइड कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि जो ह्यूमन हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, उनका वेलफेयर को, उनकी डिग्निटी को, उनके राइट्स को, मतलब कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हुए। उनकी अगर फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चनियर जो है वह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ हो लोग हो सकते हैं जो उस क्वेश्चनियर को जो पढ़ रहे हैं अब वो इस तरह के हों, यानी कि वो ईसाइयत में से हों, ठीक है, उनका रीजन जो है वो क्रिश्चियन हो वो, और कुछ लोग जो है वो हिंदू हों, तो हमें तो नहीं पता वो क्या है, ठीक है, हर बंदे का अपना अपना एक मज़हब होता है, ठीक है, हम किसी भी मज़हब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना एक अकीदा होता है उनका। तो हमें इस तरीके का मतलब बनाना चाहिए अपना रिसर्च वर्क, किस तरीके से करना चाहिए किसी भी जो पार्टिसिपेट हमारे रिसर्च वर्क में कर रहे हैं उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स, उनके वेलफेयर को कोई भी कह लें कि तकलीफ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बल्कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको गाइड करें। उसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि टू मेक श्योर दैट रिसर्च इज डायरेक्टेड इन अ मैनर, कि हम ये मेक श्योर करें कि रिसर्च जो है वो इस तरीके से, इस तरह से स्टार्ट करें या शुरू करें कि दैट असिस्ट वेलफेयर ऑफ पर्सन्स, ग्रुप्स और सिविलाइजेशन एज अ होल, कि हम लोग सारे के सारे जो पर्सन्स हैं उनको प्रॉपर वे में वेलफेयर करें, ग्रुप्स में, सिविलाइजेशन। अब जब हम क्वेश्चनियर आप देखें, जब हम क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हम कुछ लोग ना, हम जब किसी लोग के पास, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पे किसी के पास जाते हैं, उनसे बात करने लगते हैं तो वो हमसे ना मतलब इरिटेट होते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई हम बैठे हुए थे, आपने आके हमें डिस्टर्ब किया, क्यों किया, हम नहीं करेंगे काम, ये वो। तो वो उनका एक वे होता है। कुछ लोग नहीं डिस्टर्ब होते, कुछ लोग अच्छा समझते हैं कि हम उनके पास गए हैं, कुछ लोग उनको देख के कहते हैं कि भाई आपने उनसे क्वेश्चन ये फिल करवाया, हमसे भी करवाए। तो वो एक कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो हमें एक तरीके से, एक मैनरेबल तरीके से जो है वो रिसर्च को डायरेक्ट करना पड़ता है कि कोई भी पर्सन जो उसको असिस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो। To inspect particular research events and schemes for their ethical reliability, consider issues such as the controlling risks, protection of privacy, and the progression of the informed consent. और जब हम रिसर्च करें, कोई भी खास रिसर्च करें या रिसर्च इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, या कोई भी इंटरव्यू हम करना चाह रहे हैं, कोई भी हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, हर बंदे का जो डाटा है वो सेफ हो, उनकी प्राइवेसी रहे। ये ना हो कि हम किसी बंदे का डाटा दूसरे को बंदे को बता रहे हैं कि भाई उसने अपने बारे में ये कहा है या उसके ये क्वेश्चंस हैं। अब किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, हम किसी बंदे को मेंशन नहीं कर सकते अपने किसी भी काम में कि फ़लाँ बंदा है, उससे हमने इंटरव्यू किया, बल्कि हम ओवरऑल बात कर सकते हैं कि हमने एक बंदे की हिस्ट्री को पढ़ा, उसका जो डिवोर्स थी उसकी वजह ये थी, तो मोस्टली लोग जो है वो ये कर रहे हैं। अब हम उसको मेंशन नहीं कर सकते कि इस बंदे की ये है, तो ये एक चीज़ जो है वो एथिक्स के अगेंस्ट होती है, इसलिए हम कभी भी उस बंदे का नाम, जगह, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं कर सकते, बल्कि उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कि कौन-कौन से प्रिंसिपल ऑफ अब हमें देखना है कि कौन-कौन से प्रिंसिपल हैं हमारे पास रिसर्च एथिक्स के, जिनको हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के हम जो काम करें वो ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी पे बेस्ड हो, मतलब कि ईमानदारी हो। अब ऑनेस्टी रिसर्च डाटा रिपोर्ट डाटा लें, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स, ये ना हो कि हम जो डाटा है वो और अपनी मतलब चेंज कर लें और खुद कह दें कि खुद कोडिंग कर गया है कि हम कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नहीं, बल्कि एक प्रॉपर वे में डाटा कलेक्शन करें, ऑनेस्टी के साथ अच्छी डाटा कलेक्शन करें, उसके ऊपर एनालिसिस करें, रिजल्ट्स निकालें उसके, फिर उसको फिर उस पर पब्लिक उसको पब्लिक करवाएं, पब्लिकेशन
करवाएं, उसकी ऐसे उसको पब्लिक ना करवाएं। मतलब आप आपका डाटा आप देखें, कोई भी डाटा आपका मिस रिप्रेजेंटेटिव डाटा है, ठीक है, ठीक है, या आप अपने जो स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, आप उनको उस रिसर्च वर्क से बाहर निकालें। आप जब पब्लिश करवाने लगे हैं अपने रिसर्च वर्क, तो आपने आपकी जो हेल्प आपके फ्रेंड्स ने की थी या आपके कोलीग्स ने की थी, आप कहते हैं कि मेरी इससे हेल्प नहीं की, मैं इसका नाम मेंशन नहीं करूँगा अपने रिसर्च पेपर में। तो ये एक डिसऑनेस्टी है। हमें ऑनेस्टी के साथ अपना रिसर्च वर्क जो है वो करना चाहिए। उसके अंदर डाटा आप स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो ऑनेस्टी के साथ डाटा कलेक्शन करती हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस के लोग होते हैं जो कि इस तरह काम नहीं करते, वो डाटा कोडिंग जो है वो खुद से कर लेते हैं, जिसके बाद में जाके उनके पास रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं आते। हमारे पास जो ये ऑप्शन होती है, स्टैटिस्टिशियंस के पास ये ऑप्शन होती है कि अगर हमारे पास डाटा नॉर्मल नहीं आता तो हम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन वाले रिजल्ट पे चले जाते हैं, हम डाटे को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशल साइंस जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं कि 100 किया अगर हमारे पास सैंपल साइज है तो 50 का सैंपल साइज उन्होंने कलेक्ट किया, 50 वो खुद ही कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट तो आने हैं, और कुछ भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसमें ऑनेस्टी नहीं होती और जाकर भी सुपरवाइजर कहते हैं कि भाई ये मैंने खुद ही कलेक्ट किया, पता नहीं क्यों फिर भी नॉर्मल नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहले ऑनेस्टी जो है हमारी रिसर्च वर्क में होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिवली कोई भी हम काम करें, कोई भी जब हम रिसर्च वर्क करें तो अवॉइड बाइस, यानी कि हमें किसी भी तरह का जो एरर है उसको अवॉइड करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, डाटा एनालिसिस में, डाटा इंटरप्रेशन में, पेयर रिव्यू में, पर्सनल डिसीजन में, उसके बाद राइटिंग में, एक्सपर्ट टेस्टिनोलॉजी में, उसके अलावा और भी। और इसके अंदर जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग हर तरह का जो एरर है या हर तरह का जो बाइस है उसको अवॉइड करने की अपनी मुकम्मल कोशिश करें, और उसको अवॉइड भी करें उस बायस को, और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ना कोई एरर आ जाता है हमारे पास, कोई सैम्पलिंग एरर आ जाता है, कोई नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाता है, उसके अलावा कोई भी बायस हो जाता है हमारे डाटा में, यानी हमारा डाटा जो है वो ओवरऑल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको ओवरऑल जो है उसको बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो डाटा हो जाता है कि हमारी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए उस बायस को, ना कि उसको बाहर निकाल दें कि भाई हमारी रिसर्च जो है जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ये भी एक रूल होता है कि ऑब्जेक्टिवली उस काम को करें, अपना इंटरेस्ट लेकर, अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेकर उसको करें, और वो आपका कोई भी जो इंटरेस्ट है वो आपकी रिसर्च को इफेक्ट ना करे। थर्ड वन प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के आप अपने जो प्रोमिसेस हैं, जो आपने आपस में एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके अंदर सिंसियर रहें, उनको ख़त्म ना करें बल्कि उनको निभाने की प्रॉपर कोशिश करें, और अपनी जो थॉट्स हमने जो मिल के जो प्लानिंग की थी कि हमने इस तरीके से इस रिसर्च को करना है और इस तरीके से इस रिसर्च को कंटिन्यू रखना है और इसमें अंदर ये चेंजेस करनी है जो आपस में हमने डिस्कशन की थी और प्रोमिस किए थे कि इसको इस तरह से करेंगे, उनको आप बरकरार रखें बल्कि डिसमिस ना करें, उनके अंदर से जो अपनी सिंसियरिटी है उसको बरकरार रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसर्च एथिक्स का प्रिंसिपल केयरफुलनेस। केयरफुलनेस क्या है कि हम लोग अवॉइड करें केयरलेस एरर्स को, ठीक है। केयरफुली जो है अपने वर्क को क्रिटिकली एग्जामिन करें। अब क्या है कि ये ना हो कि आप आधा वर्क करें और आधा वर्क करने के बाद किसी और को हायर कर लें कि वो अब मेरी रिसर्च कंप्लीट करें, मेरा अब दिल नहीं कर रहा, ऐसे ना करें। आप जब प्रॉपर अपना काम कर लें, अपना रिसर्च वर्क लिख लें, तो आप उसको केयरफुली देखें, एग्जाम करें क्रिटिकली कि आपने जो वर्क किया क्या वो ठीक किया, उसके अंदर हर चीज़ जो है उसका जो रिसर्च का टॉपिक है, उसका डाटा कलेक्शन है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसका जो रिसर्च डिज़ाइन मैंने यूज़ किया या उसमें जो सैम्पलिंग टेक्निक मैंने यूज़ किया क्या इसके साथ वो सूटेबल थी या कोई और भी करके मैं इसका डाटा कलेक्शन कर सकता था। हर चीज़ के मैं खुद सेटिस्फाई हूँ, इसके एक मतलब कोई भी इस तरह ना करें बस मैंने काम कर लिया तो बस वो छोड़ दिया, ऐसा काम ना करें, बल्कि एक केयरफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करें। और वही काम जब आपके वही रिसर्च वर्क जब पब्लिश होता है ना, जो आपने बहुत ज़्यादा दिल से किया होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भाई मैंने खुद ये काम किया। तो कभी भी उस चीज़ से जान ना छुड़वाएं बल्कि केयरफुली रिस्पॉन्सिबली उस काम को करें और हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करें। नेक्स्ट वन इज ओपननेस, ठीक है, कि आप अपना डाटा, अपने रिजर्व आइडियाज, टूल, रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करें और क्रिटिसिज्म के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए उसको ओपन रखें।
अब ये ना करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसर्च की है, ब्रांड कॉन्शियस एक टॉपिक पे रिसर्च की है, और आपने हमेशा हर रिसर्च वर्क की कोई ना कोई लिमिटेशंस जो हैं वो ज़रूर होती हैं। अब उसकी भी लिमिटेशंस होंगी। अब बहुत से जो हैं वो रिसर्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लेंगे और आपका अंदर आर्टिकल भी इंक्लूड करते हुए उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं उस आर्टिकल को। कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं आपके रिसर्च वर्क के साथ अपने टॉपिक को, और कंपैरिजन करते हुए उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई ये हुआ। तो आप अपने आर्टिकल के अंदर ये चीज़ ऐड मत करें कभी भी कि आप हमारा डाटा यूज़ नहीं कर सकते हैं या आप हमारे रिसर्च वर्क को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास उससे रिलेटेड एक न्यू आइडिया होता है कि हम इसके साथ इस तरह की रिसर्च भी कर सकते हैं। तो न्यू आइडियाज़ के लिए आपके उस टॉपिक में, उस फील्ड में आपको कभी भी अपने डाटा पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि आप उसको शेयर नहीं कर सकते या आप उसके रिजल्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा रिसर्चर जो है उन चीज़ों को शेयर कर सकता है, उसका डाटा यूज़ कर सकता है, उनके रिजल्ट्स को देख सकता है और उनके रिजल्ट्स के साथ अपना अपने जो रिजल्ट्स हैं, अपने जो रिसर्च वर्क है उसको कंपैरिजन कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है। तो ये चीज़ हमारे पास ओपन ही होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हम इस पर नहीं लगा सकते, ये एक रूल है। उसके अलावा हमारे पास हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि take responsibility for your part in research and be prepared to give an account, यानी कि explanation justification of what you did on a research project and why। अब अकाउंटेबिलिटी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप जो रिसर्च में काम कर रहे हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आपने प्रिपेयर किया है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर सके, उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो सही तरह कर सके कि आप ये रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, मतलब इसका वजह क्या है, मेन वजह क्या है कि हाँ आप क्यों कर रहे हैं ये वाला रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसकी आप जो है उसको आप डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपकी फॉर एग्जांपल क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपके आर्टिकल को, तो आप अगेन जो है उसके साथ एक आर्टिकल अपना पब्लिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि मैंने जब रिसर्च की थी तो मेरा ये था, तो आपने की है तो ये है। या इसके अलावा आप जब खुद रिसर्च कर रहे होते हैं तो अपनी रिसर्च के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करें, कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि आप अगर ये मैंने ये अगर ये टॉपिक लिया है तो क्यों लिया है, मैंने डाटा कलेक्शन यहाँ से की है तो क्यों की है, उसकी क्या वजह थी, ये वाला रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करने की क्या वजह थी, ये वाली सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करने की क्या वजह थी, ये वाला रिसर्च टूल या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की क्या वजह थी। हर चीज़ को एक्सप्लेन करें कि हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़रूर लें अपने ऊपर। नेक्स्ट वन हमारे पास प्रिंसिपल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कॉपी राइट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को मतलब अनपब्लिश डाटा को यूज़ नहीं कर सकते, उसके मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब कह लें कि आपने फॉर एग्जांपल एक तो ये चीज़ होती है इसके अंदर कि आप किसी का जो पब्लिश डाटा है, ठीक है, जो पब्लिश डाटा है उसको आप एज इट इज़ जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने रिसर्च वर्क में। आप उसकी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट वही रहने दें लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज करके उसको लिख लें। नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ जो है अनपब्लिश्ड है, ठीक है, यानी कि पब्लिश नहीं है, तो आप उसका रेफरेंस नहीं दे सकते। आप वेबसाइट से डाटा ले सकते हैं, आप डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट जो लिखी होती हैं मतलब जिनका ऑथर नेम ज़रूर लिखा हो और उसकी पब्लिकेशन लिखी हो गई किस ईयर में पब्लिश हुआ था, आप वही वाला डाटा ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कोई भी अनपब्लिश डाटा नहीं ले सकते, जिस तरह के कोई विकीपीडिया से डाटा नहीं ले सकते, कोई ब्लॉग से डाटा नहीं ले सकते, इस तरह का डाटा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉन्ग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ज़्यादा ठीक है। उसके वही बात कि आप प्लेजराइज नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी रिसर्च को प्लेजराइज नहीं कर सकते, यानी कि जो आप उसके ऊपर काम करें वो प्लेजरिज्म फ्री हो और कॉपीराइट इश्यूज से फ्री हो, और अनपब्लिश डाटा भी यूज़ नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि हम कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें। आप जो पेपर्स आपके पास हैं जो सबमिट हैं या सबमिट नहीं है, उनकी पब्लिकेशन जो हैं उनको सबको कॉन्फिडेंशियल रखें, अपने पर्सनल रिकॉर्ड को भी। उसके अलावा आप जो भी डाटा इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डाटा यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स रिकॉर्ड का डाटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पेशेंट रिकॉर्ड पे हम ओवरऑल अगर हम हार्ट डिजीज़ का ले रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल रखें, कोई भी चीज़ को हम
खुल्लम खुल्ला बता दें कि ये बंदा इस जगह का था और इसके ये रिकॉर्ड है। या मिलिट्री सीक्रेट्स जो है, कोई भी काम जो है अगर हम आर्मी पे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वाला डाटा जो है वो हम लोग लीक ना करें, उनको बस कि अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करें और इसको इस तरीके से यूज़ करें कि वो उनका डाटा भी लीक ना हो और आपकी रिसर्च भी हो जाए। और उसके अलावा आप किसी भी बंदे का, आप किसी भी अगर फॉर एग्जांपल सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, डिवोर्स रेट है, मैरिज है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी है, किसी भी तरह का है, तो आप हर बंदे की जो आपके पास बातचीत है, बेशक वो इंटरव्यू के ज़रिए आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कर रहे हैं, क्वेश्चन के ज़रिए कर रहे हैं, हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखें, उनकी कम्युनिकेशन के साथ प्राइवेट रखें, उनको लीक ना करें, बल्कि हर सीक्रेट को पास रखें और बस उसको एज इट इज़ यूज़ करें, लेकिन उनको खुल्लम खुला ना बता दें। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखें, लोग प्रमोट करें सोशल गुड को एंड प्रिवेंट करें और मैटिगेट सोशल हार्म्स थ्रू रिसर्च पब्लिक एजुकेशन है। आप कोई भी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, कोई किसी तरह का भी कोई भी सोशल हार्म जो है वो ना करे, यानी कि अपनी रिसर्च के थ्रू किसी को क्रिटिसाइज इस हद तक ना, मतलब पेपर की हद तक करें, पर्सनली क्रिटिसाइज ना करें, सोशली किसी को क्रिटिसाइज ना करें। जिस तरह अगर हम देखें तो कोई बंदा अगर इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑनलाइन रह रहा है या इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट कर रहा है, आप उस चीज़ को यूज़ मत करें। ठीक है, सोशली उस चीज़ को यूज़ ना करें। आप जब भी बात करें, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दें, वो ओवरऑल दें, किसी बंदे को अकेला टारगेट ना करें, किसी बंदे को अकेला ना कहें कि ये उसका है, मतलब सोशली किसी को मेंशन ना करें, किसी को हार्म ना करें, कि ये ना हो कि आपका जो रिसर्च वर्क था वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, जिससे उसकी एथिक्स पे जिस तरह मैंने आपको कहा कि रिलीजन, जब हम रिलीजियस बेस अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इस्लामिक बेस कर रहे हैं, तो उसमें किसी के भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स अप हो जाते हैं, तो सोशली आप उनको डिस्टर्ब ना करें। सोशली जो भी रिसर्च करें, पब्लिकली करें, जो भी एजुकेशन आपने करनी है, जो भी करना है उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करें, कभी किसी को अपने वजह से हार्म ना होने दें, कोई भी सोशल हार्मनेस ना करें। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज लेजिलिटी। लेजिलिटी एजिलिटी में क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से रेलिवेंट लॉज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, कि मतलब वो जो चल रही होती हैं कि उनके कोई किसी, जब भी हम कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो हर जर्नल जो है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने लॉज होते हैं, उनको उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी रिसर्च का वर्क करें कि हमने इस जर्नल में उस चीज़ को पब्लिश करवाना है और उसके जो ये रूल्स हैं, इसलिए हमें जो अपनी रिसर्च वर्क है उसको इस तरह से करना होगा, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। लास्ट वन हमारे पास प्रिंसिपल है ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। अब किस तरीके से हमें रिसर्च को कंडक्ट करना चाहिए, हमें इस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट करना चाहिए जिससे जो हार्म है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन है उसको कोई भी हमारे से जो नुकसान है वो मिनिमाइज हो, ठीक है, कोई भी उसको मसला ना हो, कम अज़ कम हमसे बहुत, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो बहुत ही कम हो, लेकिन जो फ़ायदा है उसको हमारी रिसर्च से जो है बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो, मैक्सिमम जितने हम उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं वो दें। हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें, उनकी ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, हर चीज़ को फॉलो करें। जब हम उनसे डाटा कलेक्शन करें तो हर चीज़ को देखते हुए करें, कोई भी एथिकल इशू, एथिकल नॉर्म, कोई भी प्रॉब्लम उनको हमसे ना हो, ताकि जब भी हम अब किसी के घर अगर हम जा रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, हम उसको उनके घर डोर टू डोर जाके हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी की प्राइवेसी खराब ना हो, किसी की रिस्पेक्ट खराब ना हो। ठीक है, अब उनको अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपसे वो इरिटेट भी हों, तो मतलब इतना आप ज़्यादा इरिटेट ना करें। अगर आप वो डाटा कलेक्शन नहीं देना चाह रहे तो कहीं और चले जाएँ, कहीं और से ले लें, लेकिन उनको इतना डिस्टर्ब मत करें। तो हमें ह्यूमन की रिस्पेक्ट, इनकी प्रोडक्शन के बारे में सोचना चाहिए, उनके रिस्क को कम करना चाहिए, बल्कि और उनके बेनिफिट्स को ज़्यादा करना चाहिए। कोई भी रिसर्च करते हैं जिसको ओवरऑल जो है हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, ना कि किसी एक बंदे को क्रिटिसाइज करें। उम्मीद है कि आप सबको प्रोफेशनल एथिक्स इन रिसर्च जो है वो क्लियर हुए हों कि हमें किन किन रूल्स को, किन किन एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। ये रूल्स हमें मोस्टली फॉलो ही करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, इसके बगैर हमारी रिसर्च जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें।
तो अपने मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें जो रिसर्च कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।